Welcome to welcome to the chemistry by V Lakshmi. Ma'am. So myself V Lakshmi, and today I am going to discuss about it's a third lecture of the solid state chemistry, and today we will discuss about the unit cell and about the crystal lattice. Right. So earlier we discussed about the difference between the crystalline solid and amorphous solid, and the second is the classification of a crystalline solids on the basis of the molecular intermolecular force of attractions. Like four kind we classified, that is molecular solids, ionic solids, metallic solid, and a covalent solids. So in last two lectures we have discussed till that. Now today we will discuss about the unit cell, lattice point, and different type of a unit cell. So जो हमारे जो एटम मॉलिक्यूल और ये जो आयन होते हैं ना, इनको क्या मानते हैं सॉलिड स्टेट में, हमें ना स्फेयर मान के चलते हैं। जैसे हमारा ये मॉलिक्यूल है, आयन है, इसे क्या मान के चलते हैं हम, स्फेयर मान के चलते हैं, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट बोलते हैं, लेटिस पॉइंट। तो ये जो लेटिस पॉइंट होते हैं ना, ये 3D में इनका एक है ना अरेंजमेंट होता है, 3 डायमेंशन, मतलब 3 डायमेंशन का मतलब हो गया एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शंस में इनका एक है ना पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, वो लेटिस पॉइंट है ना 3D में एक अरेंज होके और क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं। मतलब इस लेटिस पॉइंट से, जैसे ये वाले है ना, ये सब लेटिस पॉइंट्स है, ये लेटिस पॉइंट्स है, तो ये 3D में अरेंज होके क्या बनाएंगे, क्रिस्टल लेटिस बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो पूरा है ना 3D में, मतलब तीनों डायरेक्शन में थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है ना। ठीक है, लेकिन अगर हम है ना, अब ये क्या होता है कि ये जो लेटिस पॉइंट्स होते हैं ना, हम ऐसे ऐसे ग्रुप ऑफ लेटिस पॉइंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो जिनका कि बार बार रिपीटेशन होने से क्या होता है कि पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो वो जो ग्रुप ऑफ एटम जिनका है ना बार बार रिपीटेशन हो रहा है, वो ग्रुप ऑफ एटम बन के मिलके क्या बनाते हैं, एक यूनिट सेल का निर्माण करते हैं। यूनिट सेल मतलब यूनिट सेल क्या है, जिसका है ना पूरे क्रिस्टल में बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। ए पोर्शन ऑफ ए 3 डायमेंशन, देखो यहाँ पे अगर ये देखा जाए ना, ये पूरा ये जो है ना ये बॉल्स है, ये तो क्या है लेटिस पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पे तो क्या है ये एटम्स होंगे। ठीक है, ये क्या है लेटिस पॉइंट्स है, और ये जो पूरा ये है ना पूरा ये क्रिस्टल है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो इस वाले पोर्शन का ये जिस टाइप से ये लेटिस पॉइंट्स ये अरेंज है क्यूब की शेप में ना, क्यूब, ये क्यूब है और इसके कॉर्नर्स पे देखो ये अरेंज है, ये क्यूब बन रहा है, ये क्यूब बन रहा है। ठीक है, देखो ये क्यूब बन रहा है और इस क्यूब के कॉर्नर्स पे है ना एटम अरेंज है। तो ठीक है, पूरे फिर यूनिट से पूरा जो क्रिस्टल है ना उसमें है ना इसी टाइप का क्यूबिक अरेंजमेंट है, और वहाँ पे है ना कॉर्नर्स में है ना जो लेटिस पॉइंट है मतलब एटम प्रेजेंट है। तो इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पोर्शन वो हो गया कि जो पूरे क्रिस्टल में रिपीट हो रहा है, और जो पूरे क्रिस्टल में है ना रिपीट हो रहा है उसे ही क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इस यूनिट सेल की स्टडी कर लेंगे ना, तो इसका मतलब है कि हम पूरे क्रिस्टल की स्टडी कर लेंगे। ये यूनिट सेल के अकॉर्डिंग जैसी प्रॉपर्टीज हमें मिलेगी, तो उसका मतलब हो जाएगा कि हम पूरे क्रिस्टल के बारे में फिर बात बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इस एक यूनिट सेल की स्टडी से। अब देखो तो इन 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस यूनिट सेल इज कैटेगराइज्ड बाय इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस, है ना, 3 एजेस ए बी सी। These edges may or may not be mutually perpendicular। 3 एज होती है, एंगल्स बिटवीन द एज क्या होता है, अल्फा, बीटा और ए गामा। ठीक है, दस ए यूनिट सेल कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के। कौन से, ए बी सी, ये तो एज लेंथ हो गई। ठीक है, और उनके बीच में जो एंगल कौन सा हो गया, अल्फा बीटा गामा। जैसे ये हो गई, देखो 3 एज लेंथ हो गई, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, और एक एटम ये यहाँ पर है। तो ये हो गई एज लेंथ हो गई। ठीक है ना, इस एटम और इस एटम को जोड़ने वाली एक हो गई, ये एज लेंथ हो गई बी, और एक एज लेंथ हो गई सी हो गई, है ना। और है ना ए बी और सी के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, सी और ए के बीच में जो एंगल है बीटा है, और ए और बी के बीच में जो एंगल है गामा है। मतलब ये देखो 3 डायमेंशन की बात करें, 3 डायमेंशन का मतलब हो गया एक्स वाई और जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो इनकी जो तीनों डायरेक्शन में इनकी जो लेंथ क्या है, एज लेंथ क्या है ए बी सी, इनका आपस में रिलेशन क्या है, और इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है अल्फा बीटा और गामा। इसके बेसिस पे ये क्या है कि 6 पैरामीटर है
एक यूनिट सेल के। इसके बेसिस पे हम है ना यूनिट सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं 14 ब्रेविस लेटिस में। अब है ना यूनिट सेल्स है ना ब्रॉडली डिवाइडेड दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक तो प्रीमेटिव और एक सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रीमेटिव जो यूनिट सेल होती है ना उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मतलब जो स्फेयर रहेंगे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिन्हें हम स्फेयर बोलेंगे ना, वो कहाँ पर रहेंगे, ओनली कॉर्नर्स पे रहेंगे। तो इस टाइप की जो प्रीमेटिव का मतलब होता है बिल्कुल है ना आद्य प्रकार की, प्राचीन प्रकार की, है ना, जैसे अगर हम जनरल भाषा में अगर समझे कि बिल्कुल नॉर्मल कि यहाँ पर तो होना ही होना है ना, बिल्कुल जो बेसिक वाला हो गया ना, बेसिक है ना, वो उसी मतलब उसे ही प्रिमिटिव कहते हैं। अगर शब्दों का अर्थ देखें ना, शब्दों का अर्थ अगर हम समझ लेंगे तो हमें है ना उसका मीनिंग समझने में है ना थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो प्रिमिटिव का मतलब हो गया कि जैसे कि ना ओनली कॉर्नर्स पे हो, तो किसी भी टाइप की यूनिट सेल रहेगी उसमें कॉर्नर्स पे तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या हमारे जो लेटिस पॉइंट्स होंगे ना वो कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, when constituent particle are present only on, है ना, प्रीमेटिव में तो कहाँ पे होंगे, ओनली ऑन कॉर्नर्स रहेंगे पोजीशन, इट्स कॉल्ड प्रीमेटिव यूनिट सेल रहेंगे। अब जैसे है ना सेंटर्ड यूनिट सेल होगी ना, तो उसमें क्या होगा कि है ना कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा है ना वन और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द पोजीशन अदर देन द कॉर्नर, है ना, मतलब कॉर्नर के अलावा और किसी पोजीशन पे भी है ना पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, तो ये कैसी हो जाएगी, सेंटर्ड यूनिट सेल रहेगी। ठीक है, अब ये जो कौन सी सेंटर पे कहाँ पे प्रेजेंट है इस बेसिस पे है ना, जैसे कि इन्हें क्लासिफाई किया गया है सेंटर्ड यूनिट सेल्स को, जैसे बॉडी सेंटर्ड है ना, तो सच ए यूनिट सेल कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। एट द बॉडी सेंटर्ड, है ना, बॉडी सेंटर का मतलब हो गया जैसे कि क्यूब है हमारा, वैसे तो हमारा जो कमरा होता है ना, रूम जिसमें हम रहते हैं, वो कैसा होता है, क्यूबॉइड होता है, क्यूब नहीं रहता, क्योंकि उसके ना मतलब तीनों जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं रहती। ठीक है, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट ना तीनों डिफरेंट रहती है, और क्यूब में क्या होता है हम जानते हैं कि लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होती है, बराबर होती है। हमारा रूम कैसा होता है, क्यूबॉइड होता है, लेकिन हम समझने के लिए, अब इसे इमेजिनेशन करने के लिए रूम में रह रहे हैं तो उसी को हम यूज कर लेंगे। तो अगर कमरे के बीचों बीच अगर कोई रखा हुआ है, कमरे के बॉडी के सेंटर में, ठीक है, तो मतलब एक एटम कहाँ होता है, क्यूब के बिल्कुल सेंटर में होता है। द वंस दैट आर कॉर्नर्स के अलावा एक एटम जो कहाँ पर होता है, बॉडी के सेंटर में होता है, बीसीसी टाइप यूनिट सेल में। जब हम एफसीसी यूनिट सेल की बात करते हैं, तो इस यूनिट सेल में क्या होता है, सच ए यूनिट सेल कंटेन वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। अब जैसे हमारे अगर है ना कमरा है, हमारा रूम है, तो रूम में ना चार दीवारें रहती है चारों तरफ, हम क्यूबॉइड है रूम, लेकिन अगर हम इमेजिनेशन करेंगे, हमारे पास जो इमेजिनेशन से ही सॉलिड स्टेट और इन सब चीजों को अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो अगर जैसे हमारा रूम है, उसके ना चार दीवारें, और चारों दीवारों एक दीवार है उसके बिल्कुल बीचों बीच अगर कोई एटम है ना, तो कितने फेस होते हैं कमरे के या फिर एक क्यूब के, 6 फेस होते हैं, 4 तो दीवारें, एक छत और एक फर्श होते हैं, तो हर जो फेस के सेंटर में होता है ना, दीवार के बीचों बीच मान लो, है ना। ठीक है, तो ये होता है, और कॉर्नर्स में तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा कहाँ पे होगा, फेस सेंटर में भी रहेगा। और एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल कौन सी होती है, एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि कॉर्नर्स के अलावा है ना दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में रहेगा। ठीक है, दो एटम रहेंगे अपोजिट फेसेस के सेंटर में, जैसे कि ना एक आमने सामने की दीवारों के सेंटर में रहेंगे, कहने का मतलब है ना। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो जाएगी। एट द सेंटर ऑफ इट टू अपोजिट फेसेड कॉर्नर्स के अलावा रहेंगे इनमें। तो मतलब आपने एक चीज देखी कि अगर कोई भी यूनिट सेल है, अगर हमें ना जो मतलब क्रिस्टल है हमारा सॉलिड स्टेट में जो क्रिस्टल है, तो उसको अगर हमें ना जो हम क्या कर रहे हैं कि उस ग्रुप ऑफ एटम्स को या फिर लेटिस पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जिसका कि ना बार बार रिपीटेशन हो रहा है, जिससे हमारा क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो मिनिमम क्या होगा कि कॉर्नर्स पे तो रहेगा ही रहेगा। तो इस टाइप के अगर मिनिमम प्रीमेटिव है ना, प्रीमेटिव क्या है कि ओनली ऑन कॉर्नर्स पे रहेगा। ठीक है, तो ये तो प्रीमेटिव हो गया। और सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा कि कॉर्नर्स के अलावा और किसी जगह भी रह सकता है, जैसे बीसीसी में कहाँ पे रहता है, बॉडी सेंटर पे रहता है। एफसीसी में कहाँ रहता है, जो 6 फेस होते हैं उनके सेंटर में रहता है। ठीक है,
और जो एंड सेंटर जो यूनिट सेल्स होती है उसमें क्या होता है कि जो अपोजिट जो फेसेस होती है ना उनके है ना सेंटर पे रहता है, किसी भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे रहता है ना, ठीक है। तो ये लेटिस पॉइंट्स का अरेंजमेंट के बेसिस पे ये यूनिट सेल हमने कैटेगराइज करी। कौन कौन सी? प्रिमिटिव, बीसीसी, बीसीसी बोलते हैं ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी और ईसीसी। चार टाइप की हमने यूनिट सेल्स कैटेगराइज कर ली ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लेटिस पॉइंट इन द 3D, ठीक है। 3D अरेंजमेंट्स दिए थे जिन्हें कि क्या बोलते हैं? ब्रेविस लेटिस बोलते हैं ना। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में इन 14 ब्रेविस लेटिस को है ना क्लासिफाई मतलब कैटेगराइज्ड किया गया है एक तरीके से। तो जो 14 ब्रेविस लेटिस होंगे ना, जो 3D अरेंजमेंट है, जो 14 प्रकार के है ना 3D अरेंजमेंट लेटिस के पॉसिबल है, उनको 7 क्रिस्टल क्लासेस है, उनमें 7 क्रिस्टल सिस्टम में ना क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। C4 क्यूबिक, C4 क्यूबिक, CTORHMT, CTORHMT, ठीक है। तो C4 क्या हो गया? क्यूबिक हो गया। T4, C4 क्या हो गया? क्यूबिक हो गया। T4 क्या हो गया? टेट्रागोनल हो गया। O4 ऑर्थोरोम्बिक हो गया। R4 क्या हो गया? रोम्बोहेड्रल हो गया। H4 क्या हो गया? हेक्सागोनल हो गया। M4 क्या हो गया? मोनोक्लिनिक एंड T4 ट्राइक्लिनिक। M4 मोनोक्लिनिक एंड T4 ट्राइक्लिनिक, ठीक है। अब जो क्यूबिक होता है ना, ये एक ना एक तरीका ही हो जाएगा इसे याद करने का। तो जो क्यूबिक में होता है ना, अब हमारे पास क्या है? देखो ये एज लेंथ है 3 और इनके बीच में 3 फेस, इन फेसेस के बीच में बनने वाला एंगल है, ठीक है। ये देखो एज लेंथ, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। और इनके बीच में बनने वाला एंगल अल्फा, बीटा और गामा। इसके बेसिस पे हम है ना 7 क्रिस्टल जो क्लासेस है उसमें 14 ब्रेविस लेटिस को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो क्यूबिक होगा इसमें A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। तीनों एज लेंथ बराबर रहेगी। साथ ही में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जो तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर रहेंगे और तीनों एंगल कितने रहेंगे? 90 डिग्री के रहेंगे। जो टेट्रागोनल होगा इसमें A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और जो अल्फा, बीटा और गामा कितने होंगे? ये 90 डिग्री के ही होंगे। ये हो गया टेट्रागोनल में हो गया। फिर उसके बाद में ऑर्थोरोम्बिक में जाएंगे तो A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पे देखो तीनों इक्वल थे। यहाँ पे A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऑर्थोरोम्बिक का हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों में जो पहना अल्फा बीटा तीनों एंगल बराबर है और तीनों एंगल क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद में रोम्बोहेड्रल में जाएंगे ना हम, तो वापिस से ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये किसका हो गया? रोम्बोहेड्रल का हो गया। हेक्सागोनल में जाएंगे तो ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। फिर वापिस है ना यहाँ पे है ना रोम्बोहेड्रल में ए बी सी तीनों इक्वल कर दिया, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे ना एंगल तीनों एंगल बराबर है लेकिन 90 डिग्री का नहीं है तीनों, ठीक है। तीनों ही 90 डिग्री के नहीं है। अब हेक्सागोनल में क्या है? ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। अल्फा इक्वल टू
बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दो एंगल तो 90 डिग्री का है और एक एंगल कितना है गामा 120 डिग्री का है। ये कैसा अरेंजमेंट हो गया, हेक्सागोनल हो गया। ठीक है, फिर मोनोक्लिनिक में क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा और गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया मोनोक्लिनिक का हो गया। और जो ट्राई क्लिनिक होगा ना उसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये तीनों भी आपस में बराबर नहीं है और कोई सा भी है ना 90 डिग्री के बराबर नहीं है। ठीक है, ये देख लो। तो ये हो गया जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसमें जो ABC के बीच में क्या रिलेशन है और अल्फा बीटा गामा के बीच में क्या रिलेशन है। तो इस प्रकार से हम देखो याद कर सकते हैं। पहले तो इनको एक सीक्वेंस में याद करो, CTORHMT। क्या याद रखना है, CTORHMT है ना, CTORHMT रखना है। C4 क्यूबिक, T4 टेट्रागोनल, O4 ऑर्थोरोम्बिक, R4 रोम्बोहेड्रल, H4 हेक्सागोनल, M4 मोनोक्लिनिक एंड T4 ट्राइक्लिनिक। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। फिर उसके बाद में अब है ना स्टार्टिंग से करना है। क्यूबिक में तो तीनों ही जो एक्सिस रहेंगी, एक तीनों एज लेंथ बराबर रहेंगी। ठीक है, और है ना अल्फा बीटा और गामा भी कैसे रहेंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा और तीनों है ना जो एंगल्स रहेंगे ना अल्फा बीटा गामा आपस में भी बराबर रहेंगे और 90 डिग्री रहेंगे। फिर टेट्रागोनल में क्या रहेगा, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये टेट्रागोनल हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री चलेगा। फिर उसके बाद में है ना ऑर्थोरोम्बिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और एंगल कितना 90 डिग्री चलेगा। फिर वापस से करेंगे ए इक्वल टू बी, रोम्बोहेड्रल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तीनों एंगल आपस में बराबर रहेंगे लेकिन कोई सा भी 90 डिग्री के एंगल के बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, चौथा हेक्सागोनल में क्या रहेगा, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दो एंगल तो 90 डिग्री के रहेंगे और एक एंगल कितने का रहेगा, 120 डिग्री का रहेगा। ये हो गया हेक्सागोनल का। मोनोक्लिनिक में क्या रहेगा, तीनों ही जो एक्सिस रहेंगी ना बराबर नहीं रहेंगी। देखो वापिस है ना तीनों बराबर, फिर एक बराबर नहीं है, फिर तीनों बराबर नहीं है। और यहाँ पे हमें एंगल का ध्यान रखना है कि दो एंगल तो 90 डिग्री का रहेगा और एक एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं रहेगा। ट्राइक्लिनिक क्या है, मोस्ट एसिमेट्रिक क्लास है, तीनों ही आपस में बराबर नहीं रहेंगे एक्सिस और साथ ही में क्या तीनों एज लेंथ आपस में बराबर नहीं रहेगी, साथ ही में जो कोई तीनों एंगल आपस में भी बराबर नहीं रहेंगे और साथ में कोई सा भी 90 डिग्री का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये थे 7 क्रिस्टल क्लासेस। अब इसके बाद में देखते हैं कि इनसे बिलोंग कौन कौन सी यूनिट सेल्स करती हैं। तो इसको रिमेंबर रखने का एक तरीका हो गया, इसको अगर रिमेंबर रखना है तो देखो जो है ना प्रीमेटिव टाइप की तो है ना सब में रहेगी, प्रीमेटिव टाइप की तो सब में रहेगी, मतलब कॉर्नर्स पे तो एटलीस्ट मिनिमम है ना कॉर्नर्स पे तो एटम्स रहेंगे ही रहेंगे। तो है ना 7 तो है ना प्रीमेटिव टाइप की हो गई, 14 देखनी है ना हमें टोटल, 14 टाइप के जो ब्रेविस लेटिस है ना, तो सातों क्लास में प्रीमेटिव तो सब में रहेगी। ठीक है, अब जो ऊपर से जो दूसरा है कौन सा है टेट्रागोनल, उसमें रहेगी BCC और नीचे से जो दूसरा है उसमें उस मोनोक्लिनिक से कौन सी बिलोंग करेगी, ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, इसके अलावा जो ऑर्थोरोम्बिक है उसमें ना सभी टाइप की यूनिट सेल रहेगी, जैसे कि प्रीमेटिव रह गई BCC, FCC और ECC, चारों टाइप की जो यूनिट सेल होगी ना वो किस में रहेगी, ऑर्थोरोम्बिक में रहेगी। और हमारे जो क्यूबिक है उसमें कौन कौन सी बिलोंग करेगी, FCC और BCC टाइप की यूनिट सेल होगी ना वो क्यूबिक से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए, 14 जो ब्रेविस लेटिस हो गए, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम थे उसमें क्लासीफाई हो गए। तो ये है एक टेबल है, ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। ऑर्थोरोम्बिक एक वो क्रिस्टल क्लास है जिससे है ना चारों टाइप की जो यूनिट सेल होती है इस ऑर्थोरोम्बिक क्लास से बिलोंग करती है। सबसे मोस्ट सिमेट्रिक जो है ना क्रिस्टल क्लास कौन सी है, क्यूबिक है। जो सबसे सिमेट्रिक जो क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, क्यूबिक है। और सबसे ज्यादा जो असिमेट्रिक है ना
मोस्ट असिमेट्रिक, इसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट है ही नहीं। मोस्ट असिमेट्रिक कौन सा है? ट्राइक्लिनिक है ना। मोस्ट असिमेट्रिक कौन सा है? ट्राइक्लिनिक है। और जो मोस्ट सिमेट्रिक कौन सा है? क्यूबिक है। ये है मोस्ट सिमेट्रिक है, ठीक है। क्यूबिक तो मोस्ट सिमेट्रिक है और जो ट्राइक्लिनिक है मोस्ट असिमेट्रिक है, ठीक है। अब इनमें एग्जांपल्स देखते हैं एक बार। इसमें ना जो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है वो चीज देख लेते हैं। 14 ब्रेविस लेटिस से 14 टाइप का 3D अरेंजमेंट पॉसिबल है, जिनको क्या बोलते हैं? ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। और जो 7 ये क्रिस्टल सिस्टम है उसमें क्लासीफाई करे गए हैं। अब जैसे है ना क्यूबिक स्ट्रक्चर किस किस की होती है? जैसे NaCl है ना, NaCl के जो NaCl के क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, जिंक ब्लेंड होता है जो ZnS होता है ना, जिंक ब्लेंड होता है, कॉपर होता है, इनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है? क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी, जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट की कैसी होती है? हेक्सागोनल होती है। जिंक ऑक्साइड की, कैडमियम सल्फाइड की, इनकी ना हेक्सागोनल होती है। एक आप चीज यहाँ पे देखो, जो K2Cr2O7 होता है, क्रोमिक एसिड होता है, उसकी कौन सी रहती है? ट्राइक्लिनिक रहती है। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल ध्यान रखना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं कि कैसी उसकी स्ट्रक्चर रहती है। जो कॉपर सल्फेट 5H2 है, जो हम जनरली यूज लेते हैं लैब में, तो उसमें कौन सी स्ट्रक्चर है? उसकी ट्राइक्लिनिक है। एक एक सल्फर होता है, सल्फर की 2 फॉर्म्स जो है ना वो रहते हैं। एक तो मोनोक्लिनिक सल्फर रहता है, तो मोनोक्लिनिक सल्फर तो कौन सा होगा? मोनोक्लिनिक क्लास में हो गया। और Na2SO4 10H2 होता है, वो भी कैसा होता है? मोनो, उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो कैसी रहती है? वो भी मोनोक्लिनिक रहती है। और जो रोम्बिक सल्फर होता है ना, उसकी जो कैसा कैसी स्ट्रक्चर रहती है? ऑर्थोरोम्बिक टाइप का रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है। जो सिनेबार होता है HGS, वो कौन सा होता है? रोम्बोहेड्रल होता है। तो ये एग्जाम्पल्स एक बार आप एनसीईआरटी में से देख सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स को याद करना थोड़ा इजी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा मतलब माइंड में ध्यान रहता है, तो कर सकते हैं एग्जाम में, अगर वैसे तो पूछता नहीं है इतना। अब जैसे यहाँ पे आप ये चीज देख रहे थे कि कैसे A B C बराबर है कि नहीं है। जैसे ये देखो क्यूबिक है, तो क्यूबिक में देखो ये 2 फेस है, ये एक फेस है और ये वाली एक फेस है। देखो ये एक फेस है और एक फेस ये वाली है। तो इनके बीच में जो ये एंगल है ना, ये वाला, ये जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री का है। इसी प्रकार ये फेस और इसके जो पास वाली फेस है उसमें भी कैसा? 90 डिग्री का एंगल है। इस वाली फेस और इस वाली फेस के बीच में भी एंगल कैसा है? 90 डिग्री का है। तीनों एंगल कितने हैं? अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के हैं। और साथ ही में क्या है? तीनों जो एज लेंथ है ना, वो तीनों बराबर है, ठीक है। अब ये टेट्रागोनल हो गया। टेट्रागोनल में भी तीनों एंगल है ना बराबर है, लेकिन ये ए और बी तो बराबर है, लेकिन ये जो सी है ना नॉट इक्वल है, ठीक है। अब जैसे ऑर्थोरोम्बिक है, इसमें ए बी और ये सी तीनों ही है ना आपस में बराबर नहीं है। एंगल इसमें भी देखो 90 डिग्री के हैं। अब जो हेक्सागोनल हो जाता है ना, उसमें ए बी सी टी ओ आर, रोम्बोहेड्रल देखते हैं पहले, है ना। देखो इसमें ए और बी तो बराबर है, देखो ये वाली और ये वाली लेंथ तो बराबर है, लेकिन तीनों लेंथ बराबर है ना, ठीक है। लेकिन जो एंगल है ना CTOR, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ना तीनों जो ये है ना A B C तीनों बराबर है, और सारे एंगल्स भी आपस में बराबर है, अल्फा अल्फा है। लेकिन इनमें से कोई सा भी 90 डिग्री का नहीं है। तीनों आपस में तो बराबर है, लेकिन 90 डिग्री का कोई सा भी नहीं है। मोनोक्लिनिक में अगर हम देखते हैं, A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। नहीं, CTOR फिर आएगा हेक्सागोनल आएगा, तो है ना A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू CTOR HMT, CTOR HMT, ठीक है। तो हेक्सागोनल में A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, यही रहेगा ना, A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ये देखो ये दोनों तो बराबर है, A और B तो, ठीक है। और ये जो C के है ना बराबर नहीं है,
दो एंगल तो कितने हैं, अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री का है, और ये जो गामा एंगल है ना, गामा एंगल, ये कितने का है, 120 डिग्री का है। ठीक है। और मोनोक्लिनिक में क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों ही जो है ना, ये देखो इतनी सी है, ये इतनी लंबी है, और ये हाइट, ये तीनों ही आपस में क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है। दो एंगल 90 डिग्री के हैं, अल्फा और गामा, जबकि जो बीटा एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं है। ट्राई क्लिनिक जो मोस्ट एसिमेट्रिक है, उसमें ना ए बी सी तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, साथ में ये तीनों एंगल है ना, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों आपस में भी बराबर नहीं है, और कोई सा भी 90 डिग्री का नहीं है। तो ये है जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, जिसमें कि 14 ब्रेविस लेटिस को क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक है। अब ये जो यूनिट सेल थी, देखो प्रीमेटिव टाइप की जो यूनिट सेल होती है, उसमें ना कॉर्नर्स पे एटम्स रहते हैं, देखो ये कॉर्नर्स पे एटम है। और ये बीसीसी टाइप की जो यूनिट सेल है, कॉर्नर्स के अलावा ये वाला बॉडी के सेंटर में है। और ये एफसीसी है, तो इसमें देखो ये फेस है, ये देखो एक फेस है, इस फेस के सेंटर पे ये एक एटम है। इसी प्रकार ये वाली एक फेस है, ये इसके सेंटर पे एक ही एटम है, और एक फेस ये वाली है, देखो अगर इससे बारी बारी एक एक फेस बता देते हैं। देखो एक फेस तो ये वाली है, इसके सेंटर पे ये वाला एटम है। ठीक है। अब नेक्स्ट में दूसरी फेस बता देते हैं। एक फेस देखो ये वाली है, ये है ना पूरा ये, तो ये एक फेस ये वाली, इसके सेंटर पे ये वाला एटम है। ठीक है। और फेस कौन सी है, देखो एक फेस ये है, तो इसके सेंटर पे ये वाला एटम है, ये फेस सेंटर वाला एटम हो गया। तीन फेस बता दी। चौथी फेस कौन सी है, देखो एक फेस ये है, इसके सेंटर पे ये वाला एटम हो गया। चार फेस आपको बता दी। पांचवी फेस देखो ये ऊपर वाली है, ये वाली है, इसके सेंटर पे ये वाला एटम हो गया। और एक फेस ये वाली हो गई। ठीक है। तो ये एक एटम यहाँ पे हो गया इसके सेंटर पे। देखो ये वाली फेस और ये वाली फेस एक दूसरे के अपोजिट है, ये देखो अपोजिट है। इसी प्रकार अगर है ना ये वाली फेस, देखो 6 फेस दिखाते हैं आपको, ये वाली फेस और ये वाली फेस एक दूसरे के अपोजिट है, ये फेस और ये फेस एक दूसरे के अपोजिट है। और एक इसमें इसमें भी एक फेस दिखा देते हैं आपको, देखो ये फेस हो गई। ठीक है। और एक है ना देखो ग्रीन कलर से दिखा देते, एक फेस ये हो गई, ये ऊपर की हो गई, ये फर्श की हो गई, ये साइड की हो गई, ये एक साइड की हो गई, ये आम सामने की हो गई, और ये पीछे की हो गई। ये वाली कौन सी हो गई, थोड़ा सा यहाँ पे क्या दिखा दिया, देखो ये वाली जो फेस है ना, ये वाली, ये पीछे की हो गई है ना, डॉट डॉट से दिखा रखी है। और इसी के जो सामने वाली फेस कौन सी हो जाएगी, ये जो है ना ये वाली, ये इसके सामने वाली फेस हो गई। तो देखो एक दो तीन चार, और ये पांच, और ये छह फेस हो गई। ये वाली देखो एक दूसरे के आमने सामने वाली है, तो इस प्रकार से 6 फेसेस हो गई। अब यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट देख लेते हैं ना। प्रीमेटिव और ये जो सिंपल होएगी ना, उसमें ओनली कॉर्नर्स पे रहेगा। बॉडी सेंटर में देखो एक ही एटम बॉडी के सेंटर पे आ गया। यहाँ पे देखो फेस सेंटर में कॉर्नर्स के अलावा ये जो फेस है ना, इसके सेंटर पे ये एटम्स हो गए। ये वाला भी फेस के सेंटर पे है, और ये वाला भी फेस के सेंटर पे है। ठीक है। ये हो गए फेस सेंटर्ड हो गया। इसके अलावा ये देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल क्लासेस है ना, उनके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बने हुए हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब होता है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रिमिटिव टाइप की जो यूनिट सेल होती है ना, तो उसमें क्या होता है,
ये जैसे एक कॉर्नर का एटम है, ठीक है। तो ये देखो, एक तो इस वाले क्यूब का हिस्सा है जो ये आगे है, ठीक है। एक एक क्यूब, ये कितने क्यूब का हिस्सा है? ये 8 क्यूब का हिस्सा है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखो, एक क्यूब ये वाला हो गया, है ना। एक क्यूब देखो ये पीछे वाला हो गया, इनको मिला के बन रहा है। एक क्यूब ये पीछे वाला हो गया। इसी प्रकार से एक क्यूब ये इधर वाला हो गया, है ना। तो ये नीचे है ना, सेम लेवल पे कितने हैं? 4 क्यूब्स का हिस्सा है। और इसके जो अपर लेयर है ना, ये वाला एटम, पर्टिकुलर इस वाले एटम की बात कर रहे हैं हम, है ना। ये वाला, इसी वाले एटम की बात कर रहे हैं। 4 तो लेवल है ना, 4 तो कौन सा हो गया? ये वाला जो एटम है, एक इस एक क्यूब का हिस्सा, दूसरे इसका, तीसरा ये वाला क्यूब हो गया, चौथा ये हो गया। 4 तो एक समान लेवल पे हो गए। अब 4 ही है ना इसके ऊपर क्यूब रहेंगे, है ना। अब ये तो नीचे वाले बता दिए हैं, एक बार ऊपर वाले बता देते हैं इनको मिटा के। उसी प्रकार से है ना, 4 क्यूब ऊपर है। देखो, इस वाले क्यूब का, है ना, एक क्यूब ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा इसके पीछे वाला, और 4 ही। तो एक एटम है ना, ये कितने क्यूब्स का में पार्टिसिपेट कर रहा है? 8 क्यूब में है। तो एक क्यूब में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? अगर एक एटम कितने 8 क्यूब में है, तो एक क्यूब में इसकी हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। इस एक एटम की एक क्यूब में हिस्सेदारी, जो कॉर्नर वाला एटम है, इसकी एक क्यूब में हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर रहता है, ठीक है। तो इसकी एक जो यूनिट सेल है, में इसमें कितना पार्ट हो जाएगा? इसका 1/8 हो जाएगा। तो जो है ना, प्रिमेटिव टाइप की क्यूबिक सेल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/8 है। टोटल कितने एटम है? 8 है। तो कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, है ना। तो जो प्रिमेटिव टाइप की जो यूनिट सेल होती है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1 हो गया। देखो यहाँ पे ये अरेंजमेंट दिखा रखा है। देखो यहाँ पे एक कटा हुआ हिस्सा बता रखा है कि एक जो एटम है ना, एक यूनिट सेल में कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो ये जो हिस्सा है, ये कितना है? 1/8 है। तो एक एटम 1/8 दे रहा है, तो 8 एटम का कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर है ना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होती है, तो 8 तो एटम कॉर्नर्स पे होते हैं, एक है ना बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होता है, ठीक है। तो बॉडी के सेंटर वाला होगा ना, जैसे कि कमरे के बीचों बीच है। देखो, ये वाला बॉडी सेंटर्ड वाला बता रखा है, ये बड़ा वाला है ना, ये बीचों बीच बता रखा है। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनका तो कितना है? 1/8 है। मल्टीप्लाइड कितने हैं ऐसे? 8 एटम है। और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? बिल्कुल 100% है। ये एक है, और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी कितना है? 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक सेल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? देखो, ये कितने हो जाएंगे? टोटल 2 एटम हो जाएंगे। कॉर्नर्स वालों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8, और टोटल 8 हो जाएगा। तो एक एटम तो कॉर्नर्स वालों से हो जाएगा, और एक बॉडी सेंटर्ड से हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे बीसीसी में। अब एफसीसी में एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक तो होते हैं कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही में फेस के सेंटर पे होता है। अब देखो, ये फेस है ना, देखो ये 2 क्यूब है, एक क्यूब ये वाला है और दूसरा क्यूब ये वाला है। अब ये जो फेस, ये वाले जो फेस है ना, ये है ना 2 क्यूब में कॉमन है। ये फेस क्या है? 2 क्यूब में कॉमन है, ठीक है। ये 2 क्यूब में कॉमन है। तो ये वाला जो फेस सेंटर्ड का जो ये एटम रहेगा, इसका एक क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? आधा रहेगा, ठीक है। और ऐसे ना, कितने कितने एटम है एक फेस सेंटर्ड में? 6 एटम है। तो फेस सेंटर्ड वाले एटम्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा? टोटल 3 एटम हो जाएंगे। और जो कॉर्नर्स पे रहेगा, उसका एक का कितना है? 1/8 है। टोटल कितने हैं? 8 है। तो एक एटम हो जाएगा कॉर्नर्स वालों से, और 3 एटम हो जाएंगे जो फेस सेंटर्ड वालों से। 8 कॉर्नर एटम, उन एक एक एटम का कितना? 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे कॉर्नर्स वालों से। 6 फेस सेंटर्ड एटम है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? आधा है पर यूनिट सेल। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 3 + 1 इज इक्वल टू, एफसीसी यूनिट सेल में पर यूनिट सेल कितने टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे? 4 एटम हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दिखा रखा है, ये वाला जो एटम है ना, ये फेस के सेंटर में है, ये वाला। तो अलोंग द फेस सेंटर है ना, ये एटम्स एक दूसरे को टच भी करते हैं।
ये वाला ये वाला जो एटम है ना, ये वाला फेस के सेंटर पे है, ये वाले कॉर्नर्स पे एटम है, ये वाला कॉर्नर्स पे एटम। तो अलोंग द जो फेस है ना, फेस डायगोनल एटम एक दूसरे को टच भी करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ना कितना कंट्रीब्यूशन है, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है ना। ये फेस सेंटर वाला है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, एक यूनिट सेल में आधा है, आधा दूसरी यूनिट सेल में है ना। और ये देखो अलोंग द फेस है ना, टच भी कर रहे हैं एटम। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, आर होगी, इसकी रेडियस आर होगी, इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी भी आर होगी, और इसकी रेडियस आर होगी, है ना। यहाँ से देखो ये हो गया, ये आर डिस्टेंस हो गई, ये आर हो गई, ये आर हो गई। तो यहाँ पे जो फेस डायगोनल होगा ना, फेस डायगोनल कितना होता है, √2a होगा ना, वो क्या होगा, 4r के बराबर रहेगा। ये हो गया एफसीसी टाइप की यूनिट सेल रह गई। देखो आधा, हम्म, ये पूरा कंट्रीब्यूशन बता रखा है। अब होता है गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ए लेटिस पॉइंट। जो लेटिस पॉइंट होता है, जो जैसे कॉर्नर्स पे होता है या जो फेस पे होता है, मतलब एक लेटिस पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंस, लेटिस पॉइंट का सिग्निफिकेंस देना है। तो ये क्या होता है, आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, या फिर ये मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। नेम द पैरामीटर दैट कैटेगराइज ए यूनिट सेल। कौन से पैरामीटर कैटेगराइज करते हैं, ए, बी और सी और अल्फा, उनके बीच में जो एंगल होता है ना, अल्फा बीटा गामा, ये होते हैं ना, यूनिट सेल को है ना कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक है। डिस्टिंग्विश करना है हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में। नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज द यूनिट सेल। कौन कौन से पैरामीटर हो गए, ये जो 3 डायरेक्शन है, अल्फा, ये ए, बी और सी, और इनके बीच में एंगल अल्फा बीटा और ये गामा। ठीक है। अब होता है हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में ना वो करना है, डिस्टिंग्विश करना है। एफसीसी और एंड सेंटर्ड में डिस्टिंग्विश करना है। तो एफसीसी में तो कहाँ रहते हैं एटम्स, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, कॉर्नर्स के अलावा, है ना, ईच जो फेस होती है ना उसके सेंटर में रहते हैं। एंड सेंटर्ड में कहाँ रहते हैं, कॉर्नर्स के अलावा ना ओनली दो एटम्स रहते हैं, दो अपोजिट फेस होती है ना उनके सेंटर पे एटम रहते हैं। ठीक है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं एफसीसी में। और हेक्सागोनल में और मोनोक्लिनिक में अगर हमें ना डिफरेंस करना हो, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक में, तो हम देख लेंगे CTORHMT। ठीक है। ये हो गया CTO और HMT। तो इसमें और इसमें डिफरेंस करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम A = B, नॉट इक्वल टू C, और हेक्सागोनल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, दो एंगल तो 90 डिग्री का होता है और एक एंगल कैसा होता है, 120 डिग्री का होता है। ये तो हेक्सागोनल का हो गया। मोनोक्लिनिक में क्या हो गया, तीनों ही जो एज लेंथ होती है ना वो बराबर नहीं रहती है एक दूसरे के, और साथ ही में ना दो एंगल तो कितने के रहते हैं, अल्फा और गामा जो एंगल रहता है वो तो 90 डिग्री का रहता है, और बीटा एंगल रहता है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री रहता है। तो ये इसमें है ना जो हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक में है ना डिफरेंस हो गया यूनिट सेल्स में। ठीक है। होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 में नंबर ऑफ एटम्स। ये तो कर लिया हमने कैलकुलेट। नेक्स्ट क्लास में अगर इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, इस क्लास का जो नंबर ऑफ एटम्स हमने देखे थे, एक तो सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, क्योंकि कॉर्नर्स पे एटम रहते हैं। बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1 × 1, 2 एटम हो गए। और एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, है ना। 6 फलकों पे ना, फलकों के सेंटर पे एटम रहते हैं, और हर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, यूनिट सेल में आधा रहता है। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए। और अगर एंड सेंटर्ड में अगर देखें तो कॉर्नर्स पे एटम रहते हैं, साथ ही में ना दो अपोजिट फेस पे रहते हैं। तो एक है ना फेस वाले का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, आधा रहता है, और दो फेसेस पे रहेंगे। तो टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे, टोटल 2 एटम्स हो जाएंगे। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल। ठीक है। और जो 7 क्रिस्टल क्लास थी
जो हमने डिस्कस करी थी अब ऊपर। ये देखो 7 क्रिस्टल सिस्टम क्लास है, CTO और HMT से हम ध्यान रख लेंगे। नीचे से ऊपर से दूसरी वाली में BCC आएगा, नीचे से दूसरी वाली में ECC, नीचे से मतलब एंड से एंटर भी देख लो तो नीचे से है मतलब ECC है ना, ठीक है। और उसके अलावा है ना ऑर्थोरोम्बिक में चारों टाइप की यूनिट सेल्स रहेगी, और जो क्यूबिक में तो हमें पता ही है प्रिमिटिव FCC और BCC रहेगी, हमें ये ध्यान भी रहता है, क्यूबिक का तो हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं वैसे भी, तो ये याद भी रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।